Good evening, class. I hope all you are good. और आज हम लोग कॉन्टैक्ट की सीरीज़ में को कंटिन्यू कर रहे हैं और कल हम लोगों ने समझा व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट एंड इट्स एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। और आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रस्तावना। आप सबका स्वागत है अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में और आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान करिए जिससे इस चैनल को आगे ग्रो किया जा सके और हम लोग सरल से सरल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट और लॉ की छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से क्लियर करने में आसानी हो सके। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और सीखते रहिए अपने खुद की यूट्यूब चैनल से। आज का टॉपिक है प्रपोजल, प्रस्तावना। क्या होता है प्रपोजल, आइए जानते हैं। प्रपोजल वो होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उस किसी कार्य को करने के लिए और या ना करने के लिए उसको ऑफ़र किया जाता है, और जो व्यक्ति इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है वो ऑफरी कहलाता है, जो देता है वो ऑफरर कहलाता है। तो आइए समझते हैं। प्रस्तावना का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से संविदा करने की इच्छा व्यक्त करना। इसका आशय है कि प्रस्तावना में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रस्तावना करता है उसे प्रस्तावक द्वारा या जिससे प्रस्तावना की जाती है उसे प्रस्तावी कहते हैं। समानता प्रस्तावना के अंतर्गत प्रतिज्ञा अंतर्निहित रहती है, अर्थात प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण का एक ऐसा तरीका है जिनके द्वारा करार उत्पन्न होता है। प्रस्तावना से इसकी शुरुआत होती है। संविदा अधिनियम की धारा 2 सब क्लास ए में बताया गया है, जब किसी एक व्यक्ति से किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें, तब वह प्रस्तावना करता है या कहा जाता है। मतलब वो व्यक्ति करने या न करने की स्वीकृति प्रदान करता है, वो प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना धारा 2A में प्रस्ताव और स्वीकृति मिलके संविदा बनती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव जो है वो विभिन्न प्रकार हैं। पहला है सामान्य प्रस्ताव, जन बहुमूल्य की बीच दिया गया प्रस्ताव, जैसे गुमशुदा की तलाश हेतु अखबार में दिया गया विज्ञापन भी एक सामान्य प्रस्ताव है। विशेष प्रस्ताव यह समान प्रस्ताव के ठीक विपरीत है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष हेतु प्रस्ताव दिया जाता है। जैसे टाटा के चेयरपर्सन रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकार हेतु प्रस्ताव दिया। सैफ अली खान ने करीना से निकाह का प्रस्ताव दिया। प्रति प्रस्ताव क्या है? काउंटर ऑफर धारा 7 सब क्लास 1 ऐसी संविदा जिसमें तब्दीली की प्रकृति पाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नई कार बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति को 12,000 रुपये का प्रस्ताव देता है, दूसरा उसे नकारते हुए 1 लाख देने की बात करता है और कहता है कि जिस पर पहला व्यक्ति भी अपनी सहमति दे देता, ऐसे संविदा का प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव काउंटर ऑफर कहलाता है। चौथा है ग्रॉस ऑफर, सकल प्रस्ताव। एक ही वस्तु के लिए एक समय में 2 लोग प्रस्ताव करते हैं, ऐसा प्रस्ताव सकल प्रस्ताव की श्रेणी में आता है। ऐसे में उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है जो पहले प्रस्ताव करता है। स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर, ऐसा प्रस्ताव जिसमें निविदा के उपरांत एक प्रस्ताव मिलता है, उसकी स्वीकृति बार बार देनी नहीं पड़ती। आप अखबार हॉकर को एक बार कह दी कि हम 2 माह तक 9-12 टाइम्स चाहिए, इसके बाद आपको बार बार स्वीकृति नहीं देनी पड़ेगी। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति संडे टाइम्स की मासिक पत्रिका का वार्षिक अंक के लिए सदस्यता लेता है तथा सालाना शुल्क जमा कर देता है, तो ऐसे में आने वाले साल भर उस व्यक्ति को पत्र हेतु प्रकाशकों को स्वीकृति नहीं देनी होगी। प्रस्तावना की आवश्यकता, प्रस्तावना के लिए विधिक स्थापना के लिए आवश्यक व्यक्ति, प्रस्तावना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पहला वचनदाता, दूसरा वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति प्रस्तावक, वचनदाता जिससे प्रस्तावना की जाती है प्रस्तावी कहलाता है, तथा प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर उसे वचन ग्रहीता कहते हैं। धारा 2C में बताया गया है।
प्रस्तावना के लिए रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करना। प्रस्तावना का दूसरा आवश्यक तथ्य कि प्रस्तावक को प्रस्तावना करने की रजामंदी को संज्ञापित करना। संज्ञापित करने का अर्थ है स्पष्ट करना, घोषित करना। संविदा विधि की प्रचलित भाषा के अनुसार इसका तात्पर्य प्रस्तावना की संसूचना से है। संसूचना का ढंग अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। इसके अनुसार प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रस्तावना करने वाले व्यक्तियों के ऐसे कार्य लोभ से हुआ समझा जाएगा जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना को संसूचित करने की आशा रखता है या उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता है। धारा 3 स्पष्ट करती है कि प्रस्तावना किसी ऐसे ढंग से की जा सकती है जिसके द्वारा व्यक्ति के सम्मुख रजामंदी स्पष्ट किया जाए, अर्थात मौखिक या लिखित द्वारा या आचरण द्वारा किया जाए। धारा 9 इसे स्पष्ट करता है, उपबंध करता है कि जहाँ तक प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है वहाँ वचन विवक्षित कहलाता है। प्रस्तावना अन्य व्यक्ति को अनुमति प्राप्त करने हेतु होनी चाहिए। प्रस्तावना का तीसरा तथ्य यह है कि किसी संबंध को स्थापित करने का आशय आवश्यक नहीं है। प्रस्तावना दूसरे व्यक्ति अन्य व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त हेतु होनी चाहिए। अनुमति प्रस्तावक के कार्य या प्रवृत्ति के प्रति होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अभिमत में संविदा जैसे अर्थात संविदा का आशय प्रस्तावना का आवश्यक नहीं है। इतना पर्याप्त है कि किसी कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी अनुमति दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने हेतु संसूचित की जाए। SBR मुदलायर बनाम राजाबू F बुहारी 1995 का एक वाद है। प्रस्तावना निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव का निश्चित तथा स्पष्ट होना वैध प्रस्ताव का आवश्यक तथ्य है। धारा 19 स्पष्ट करता है कि वह करार जिनके अर्थ या तो अस्पष्ट होते हैं या स्पष्ट होने योग्य नहीं, वो शून्य होते हैं। प्रस्तावना की विशेष शर्तें। प्रस्तावना तभी वैध होगी जब निम्नलिखित होंगी। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। एक केस है गुथिंग बनाम लीन 1831। प्रस्ताव का संसूचरण होना चाहिए। लालमन सुकना बनाम गौरी दत्त 1913। प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए। इसमें बालफोर वर्सेस बालफोर 1919 का एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। तो प्रस्ताव शब्दों या व्यवहार से किया जा सकता है। प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है। सशर्त जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संविदा को करने का आशय करता है तो उसमें व्यक्ति संविदा की शर्तें यदि निर्धारित कर देता है तो प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता को उस प्रस्ताव की गई शर्तों को यदि व्यक्ति मानता है तभी वो संविदा पूर्ण हो सकती है। यदि वो व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों को नहीं मानता है तो संविदा नहीं मानी जा सकती और संविदा को ना ही चैलेंज किया जा सकता है। केस है पार्कर बनाम दक्षिण पूर्वी रेलवे कंपनी 1877। प्रस्ताव है किसी विशेष व्यक्ति या जनता के बड़े वर्ग के लिए किया जाता है। केस है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी 1893। प्रस्तावना निश्चित होनी चाहिए। प्रस्तावना निश्चित होनी चाहिए। पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य दायित्व निश्चित किया जा सके। प्रस्तावना अनिश्चित, संदेहात्मक, भ्रमात्मक नहीं होनी चाहिए। यदि प्रस्तावना निश्चित नहीं है तो संविदा का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता वे निश्चित किया जाना संभव नहीं, वे शून्य है। दृष्टांत खा को का 100 टन तेल बेचने का करार करता है, जिसमें यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ नहीं कि किस तरह का तेल आशायित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। प्रस्तावना संसूचित किया गया। कोई प्रस्तावना तभी वैध होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, अर्थात प्रस्तावना का ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए कि प्रस्तावना किया गया है। प्रस्तावना प्रपोजल मौखिक, लिखित, अभिव्यक्ति, विवक्षित आचरण द्वारा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। प्रपोजल की संसूचना के ढंग अधिनियम की धारा 3 में प्रस्तावना की संसूचना के बारे में प्रदान करती है। धारा 3 के अनुसार प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रस्तावना करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोभ से समझा जाता है जिसके द्वारा ऐसा प्रस्तावना को संसूचित करने का आशय रखता है या उसे संशोधित करने का प्रभाव रखता है।
संसूचना कब पूर्ण होगी? धारा 4 कहती है कि किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जब प्रस्ताव की संसूचना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है। प्रस्ताव की संसूचना दूसरे व्यक्ति की होते ही प्रस्ताव पूर्ण हो जाता है। अतः प्रस्ताव की संसूचना के पूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावना की जानकारी प्रतिस्थापी को हो जाए। दृष्टांत का किसी कीमत पर खा को एक ग्रह बेचने का पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है, अर्थात प्रस्ताव करता है, और प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जब खा को पत्र प्राप्त हो जाती है। धारा 4 का दृष्टांत का लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913 के बाद में धारणा किया गया कि संविदा गठन के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रस्तावना का ज्ञान ही न हो वह उस प्रस्तावना का ग्रहण नहीं हो सकता है। प्रस्तावना प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है। धारा 9 के अनुसार प्रस्तावना अभिव्यक्त विवक्षित हो सकती है। प्रस्तावना लिखित या मौखिक आचरण के द्वारा की जा सकती है। उदाहरण है नीलामी में बोली लगाना, रेस्टोरेंट में खाद्य वस्तुओं का आदेश देना, सार्वजनिक बस में चढ़ना आदि ऐसी सेवाओं का मूल्य चुकाने के लिए विवक्षित प्रस्तावना है। प्रस्तावना विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए। का आशय पक्षकारों में विधिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। वे प्रस्तावनाएं जो विधिक संबंध स्थापित नहीं करती उसे विधिक प्रस्तावना नहीं की जा सकती। बाल्फोर बनाम बाल्फोर 1919 के बाद में लॉर्ड एटकिंस ने यह धारणा किया कि पक्षकारों ने ऐसा कोई करार किया जिसका आशय विधिक संबंध स्थापित करने का नहीं, वह संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता, जैसे साथ साथ घूमने का करार। प्रस्तावना सशर्त हो सकती है। यदि प्रस्तावना निश्चित शर्तों के अधीन की जाती है तो संपूर्ण शर्तों की अभिव्यक्ति एवं इसकी संसूचना स्पष्ट रूप से दूसरे पक्षकार को होनी चाहिए। शर्तों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किए जाने के पश्चात प्रस्ताव या तर्क नहीं दे सकता कि उसे जानकारी नहीं दी थी। उदाहरण यदि प्रस्ताव को अपनी प्रस्तावना के प्रतिगण की संसूचना तार द्वारा भेजने के लिए स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कर देता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिग्रहण तार द्वारा भेजा जाना चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव अन्य प्रकार से भेजे गए प्रतिग्रहण को मानने से इनकार कर सकता है। मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो स्पेसिफिक अगर डिटरमाइंड हो गया है तो उसी के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। अगर लेटर टू इफ एनी offer is given by later then acceptance would be given by the laters। प्रस्तावना एक बार अवश्य किए जाने पर समाप्त हो जाता है, उसे तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक दोबारा न किया जाए। हाइडे बनाम रिंच के बाद में आ ने अपना मकान 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया। बा ने उत्तर में कहा कि 45 रुपये में खरीदूंगा। आ ने बेचने के लिए असहमति प्रकट की। तत्पश्चात बा देने के लिए तैयार हो गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ पर संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं, क्योंकि 45 में मकान खरीदने की इच्छा व्यक्त करना प्रतिस्थापना थी जो मौलिक प्रस्तावना की अस्वीकृति थी। पुनः 5,000 में क्रय करने की इच्छा व्यक्त करना प्रस्तावना के समतुल्य हुआ, न कि प्रतिग्रहण के। प्रस्ताव ऑफर लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913। प्रस्ताव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और हमें अच्छी आंसर राइटिंग के लिए केस लॉस का होना बहुत ज़रूरी है, और केस लॉस के साथ साथ हमें उसके साइटेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहला केस है लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913 का वाद है। एक प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ नहीं कहा जा सकता जब तक कि स्वीकृत करने वाला व्यक्ति के संज्ञान में नहीं आ सकता है। दूसरा है कार्लिर बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी 1893 है। न्यायालय ने सामान्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को अवधारित किया है। प्रस्ताव को संपूर्ण विश्व के लिए किया जाता है। संविदा उन्हीं व्यक्तियों के साथ की जाती है जो प्रस्ताव की स्वीकृत के आगे आते हैं और प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं। दूसरा, ऐसे मामले में संसूचना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आवश्यक नहीं होती, प्रतिग्रहण के बिना शर्तों का पालन ही पर्याप्त स्वीकृति है। तीसरा है सामान्य प्रस्ताव सदैव जारी करने की प्रकृति रखता है, इसे वापस लेने तक किसी भी संख्या में व्यक्तियों के लिए स्वीकृत के लिए खुला रहता है। मैकफर्सन बनाम अपन्ना AIR 1951, हार्वे बनाम फेशी 1893 में न्यायालय ने निर्धारित किया कि केवल न्यूनतम कीमत पर प्रस्ताव विक्रय करेगा।
का कथन संविदा का निर्माण नहीं करता। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम वुड्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1952 यह उद्धृत किया गया कि वस्तुओं को मूल्य सूची के साथ प्रदर्शित करना, भले ही वह स्वयं प्रणाली वाली दुकानों में ही क्यों न हो, वह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण नहीं, ऑफर टू प्रपोजल होगा। आईडी बनाम रिंच 1840, राज्य निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंडोर प्राइवेट लिमिटेड AIR 1996 प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त या नष्ट कर देता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम राकेश यादव 2007, सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धृत किया कि प्रस्ताव सशर्त होता है। प्रस्ताव के पास यह विकल्प होता है कि प्रस्ताव को स्वीकार करे या प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। यदि प्रस्ताव दे तो प्रस्तावक सशर्त प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकार नहीं कर सकता, तो प्रस्तावक द्वारा निष्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। जिस परिणाम के लिए प्रस्ताव किया जाता है उसे अस्वीकार कर देता है। अपटर रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल 1942 का एक वाद है। संविदा अभिव्यक्त या विच्छिद भी हो सकती है। इस मामले में प्रतिवादी के फर्म में आग लग गई, उन्होंने उसे मुफ्त कराने के लिए फायर ब्रिगेड सेवाओं को बुलाया। प्रतिवादी का घर निःशुल्क सेवा क्षेत्र में नहीं था। न्यायालय ने अवधारित किया कि सेवाओं का भुगतान करने के लिए विवक्षित वचन पर प्रतिपादन प्रॉमिस टू पे किया गया था। हैरिस बनाम निकर्सन 1873, नीलामी का विज्ञापन मात्र ही प्रस्ताव का आमंत्रण इनविटेशन टू ऑफर है। स्पेंसर बनाम हार्डिंग 1870, साइटेशन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यूजीसी नेट्स और पीसीएस EPO और आईलिट यूक्लैट सब में केस लॉ की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, और क्रोनोलॉजी हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे जब हमें केस के साइटेशंस बहुत अच्छे से याद होंगे। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि केस लॉ तो पता होते हैं लेकिन उनकी केस लॉ की साइटेशन नहीं पता होती हैं, और वो क्वेश्चन को क्रैक करने में उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो हमें केस लॉज के साथ उनके साइटेशंस को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। 10वां केस है हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन्स 1875, मुद्रित नियम तथा शर्तों की उचित संसूचना प्रस्तावकर्ता को दी जानी चाहिए। यदि इस प्रस्ताव की संसूचना नहीं दी जाती तो प्रस्तावक इस तरह के नियम और शर्तों से बाध्य नहीं होता है। 11वां है प्रस्तावक भारत संघ बनाम मंडोलिया थातीता 1966, कोई स्थायी प्रस्ताव स्टैंडिंग ऑफर किसी भी समय प्रतिहरित किया जा सकता है जब तक कि वह विधिक अर्थों में प्रतिगहित न किया गया हो। जैसे ही किसी वस्तु की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, विधिक अर्थों में प्रतिगहित हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद।